हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई तो चल रहा होगा, लेकिन एग्ज़ाम का समय आ गया। ये जो माह है फरवरी जो आप देख रहे हैं ये ख़त्म हो गया। आपके सामने मार्च का महीना ही स्टार्ट होने वाला है और ये एग्ज़ाम का पीरियड है आपके लिए 3.0 के लिए है। तो हम लोग अभी जो काम करेंगे पढ़ने वाला काम नहीं करेंगे, सिर्फ रिवाइज़ का ही काम करेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए आपने 1.5 माह पहले ही छोड़ दिया होगा। अभी रिवाइज ही सिर्फ चल रहा है। तो हम लोग छठा क्लास का जो SCERT की किताबें देख रहे थे, हम लोगों ने लगभग समाप्त किया, लेकिन कुछ चीज़ों को हमने ऐड किया है NCERT में। वही चीज़ें आपको छठा क्लास का अगर आप देखेंगे तो आपको मूल्यांकन करने में फ़ायदा होगा। अभी भी अगर छठी क्लास में जो बिहार समग्र जो सर्व शिक्षा का जो समग्र अभियान है उसमें जितना बेहतर मटेरियल है उतना NCERT की किताबों में भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं चैप्टर उसका अगर देखेंगे NCERT में तो पहला है क्या, कब, कहाँ और कैसे, है ना। तो प्राचीन काल में लोग संस्कृत और प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषा का प्रयोग मात्र मुट्ठी भर लोग किया करते थे। अगर हम लोग बात करें संस्कृत का तो संस्कृत वैदिक काल में एक भाषा थी। और प्राकृत की बात करें यहाँ पे तो महावीर स्वामी जो हैं उन्होंने लोगों को उपदेश प्राकृत में देते हैं। अगर हम लोग बुद्ध की बात करें तो बुद्ध जो है पाली भाषा में लोगों को अपना उपदेश देते थे, है ना। यानी कि लोगों का जन जो सामान्य की जो भाषाएं थी ये हुआ करती थी। आगे देखिए कहता है कि वर्ष की गणना है ईसा मसीह के जन्म तिथि से ही किया जाता है ना। जैसे ईसा मसीह के जन्म के बाद ही आपको AD हो जाता है ना। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के काल को हम लोग है ना BC बोलते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी, है ना। दुनिया में खास करके दुनिया की बात छोड़ी, मैं भारत की बात बता रहा हूँ। भारत का जो सबसे प्रथम जो वेद है वो आपका ऋग्वेद हो जाता है, जिसकी भाषा संस्कृत होती है ना। कहता है कि सिंधु नदी के सहायक नदियाँ क्या क्या हो सकती है, तो सिंधु की सहायक नदियाँ है झेलम हो जाएगा, है ना। झेलम हो जाता है, चेनाब हो जाएगा, चेनाब के बाद रावी हो जाएगा और रावी के बाद ब्यास हो जाता है और ब्यास के बाद सतलज हो जाएगा, है ना। ये नदियाँ हो जाती हैं। और अभी देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में इस नदियों को लेकर के सिंधु जल विवाद भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में यह विवाद का कारण हो जाता है ना। आगे देखते हैं, यह NCERT की किताबों में लिखा हुआ है ना। यहाँ पे देखिए कहता है कि कृषि का आरंभ जो है कब से माना जाता है, 8000 वर्ष पूर्व हुआ। 8000 वर्ष पूर्व हुआ। आपने ये पढ़ा होगा कि चावल का जो प्रथम साक्ष्य मिला वो हो जाता आपका कोल्डिहवा, है ना। कोल्डिहवा में प्राप्त होता है और ये कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, इलाहाबाद में, है ना। इलाहाबाद में हो जाता है और यहीं से प्रथम बार चावल का प्रमाण मिला। हालांकि अगर पाषाण काल आप पढ़ेंगे तो मध्य पाषाण काल से ही लोग कृषि, है ना, में उन्मुख हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि अशोक के शासन काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए, है ना। प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए जो सोर्स है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। हालांकि अगर बात किया जाए तो दुनिया के सबसे जो महान सम्राट थे, है ना, अगर प्राचीन भारत के इतिहास में अगर आप पढ़ते हैं तो अशोक को महान कहा जाता है ना। और इसी तरीके से अगर मेडिवल इंडिया अगर आप पढ़ते हैं तो अकबर को वहाँ पे महान कहा जाता है। इन लोगों के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी बातें रही होगी जिसके वजह से महान कहा जाता है। अशोक के शासन काल में कहता है कि सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए, है ना। और इस अभिलेख को पढ़ने वाला जो था उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप, है ना। जेम्स प्रिंसेप नाम है, पूछा जाता है ना। और यह 1838 में इसको पढ़ा था, 37-38 में।
कहता है कि गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे आप देख सकते हैं गंगा के दक्षिण में फैला, है ना। जैसे आपको अगर बिहार का मैप अगर आपके पास होगा, है ना, बिहार का मैप अगर आपके पास होगा तो देखिए ये हमारा बिहार हो जाएगा, है ना। और यही जो बिहार है, बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी, है ना, पार करती है। और यह गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी बिहार हो जाएगा, एक दक्षिणी बिहार हो जाएगा। यही कहता है कि गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, गंगा और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं, है ना, जैसे यहाँ पे देखिए सोन और गंडक, इसी के तट पर ही एक मगध साम्राज्य की स्थापना हुआ। मगध जो है साम्राज्य की स्थापना हुआ। हालांकि अगर बात करें तो हमारे बिहार में 3 महाजनपद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा, और 3 महाजनपद के बारे में आपसे पूछा जाता है। पूरे भारत के अगर मैप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक जो महाजनपद है उत्तर प्रदेश में हो जाता है ना, उत्तर प्रदेश में। और यही कहता है कि प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, और मगध की जो प्राचीन राजधानी हो जाता है वो आपका राजगिरी है ना, जिसको राजगीर भी कहा जाता है ना। और बाद में उदयन के द्वारा इस राजगृह को ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्र अपना राजधानी बनाता है, पाटलिपुत्र, है ना। और इसी पटना का कभी कभी आप लोग देखते हैं पटना के नाम से जाना जाता है। ये इस पटना का नाम बहुत सारा है, अजीमाबाद हो जाता है, कुसुमपुर हो जाता है, पाटलीग्राम हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। और पटना का जो नाम है शेर शाह के द्वारा रखा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है ना, शेर शाह के द्वारा ये नाम रखा जाता है और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, हमारा जो दूसरा टॉपिक हो जाता है हमारा, जैसे आगे हम लोग देखेंगे इसी में। अगला प्रश्न कहता है आखेट का अर्थ क्या होता है। आखेट, है ना, आप अगर देखेंगे पाषाण काल अगर पढ़ेंगे तो सामाजिक में लोगों का भरण पोषण जो था वो आखेट के द्वारा होता। आखेट मतलब होता है शिकार करना, है ना। आखेटक मतलब शिकारी, है ना। लोग उस समय कंदमूल इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे, है ना। और शिकार करके ही जंगलों में रहने वाले, कंदराओं में रहने वाले लोग क्या कर सकते हैं, खेती गृहस्थी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। और ये आखेट का मतलब अगर कभी पूछा जाए आपसे तो शिकार होता है ना। पांडुलिपियाँ की अगर बात यहाँ पे करें तो किसी पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। जैसे आप देखते हैं ताड़पत्र देखते हैं तो ताड़पत्र पे पहले लिखा जाता था और इसी को लोग संग्रहित करके रखते थे, है ना। या तालपत्र की बात करें तो तालपत्र हो जाता था। बाद में इस चीज़ को लोग पत्थर पे भी लिखने लगे ताकि ज़्यादा दिनों तक इसको सुरक्षित रखा जा सके। धीरे धीरे जब हमारे भारत में, है ना, कागज़ का जब निर्माण हुआ, जब आविष्कार हुआ, तब इसमें डेवलपमेंट दिखने लगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको। दूसरा चैप्टर जो है यहाँ पे आखेट कहता है खाद्य संग्राहक से भोजन। इसके सारे जो प्रश्न है SCERT में समाहित है, अगर आप देखिए तो दूसरा का। और तीसरा देखिए खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक है ना। तो ये NCERT का कुछ पार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि कोल्डिहुआ, हमने कोल्डिहुआ का चर्चा किया है और यहीं से चावल का प्रमाण मिलता है ना। चावल का पहला प्रमाण मिलता है और कोल्डिहुआ उत्तर प्रदेश में है। बुर्जाहम की अगर बात करें, है ना, जहाँ पे गर्तावास मिलता है ना, गर्तावास मिलता है ना। यह ये जो बुर्जाहोम जो है पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और बिहार से प्रश्न अगर पूछा चिरांद के बारे में तो चिरांद ये देखिए नौपाषाणिक स्थल हो जाता है ना, नौपाषाणिक स्थल हो जाएगा। और यहाँ से इसी चिरांद से हड्डियों के उपकरण बहुत सारे मिले हैं, है ना, हड्डियों के उपकरण मिले हैं, हड्डियों के उपकरण। और यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसका चर्चा जितना बेहतर आपको SCERT की किताबें में है वो NCERT उतना बेहतर नहीं लिखा है। हम लोगों ने दोनों किताबें पढ़ी है। अगर टाइम आपके पास मिलता है एग्ज़ाम देने के बाद तो ज़रूर पढ़िएगा, आपका कॉन्सेप्ट, है ना, बहुत बेहतर हो जाएगा, आपकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष जो है मेहरगढ़ में मिले हैं।
है ना, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में आपको कृषि का भी साक्ष्य मिलता है और यहाँ पे देखिएगा पशुपालन का भी साक्ष्य मिल जाता है ना, मेहरगढ़ में। ठीक है, और कहता है कि नौपशान स्थल असम में दाओजली हैंडिंग अवस्थित है। कहाँ पे? असम में हो जाता है। पूछा जाएगा क्या वहाँ पे नौपशानिक स्थल मिले हैं? तो असम में मिलता है ना। कहाँ पे मिलता है? असम में मिलता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे आगे हम लोग बढ़ जाएं, है ना। चलिए, कहता है कि आरंभिक मानव अपना भोजन का इंतजाम निम्न रूप से करते हैं, है ना। आरंभिक मानव अपना भोजन का इंतजाम निम्न रूप से करते हैं। देखिए, अगर हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल को पढ़ेंगे तो पत्थरों के उपकरण का यूज कैसे हुआ, इसी के आधार पे, इसी के अध्ययन के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास को लिखा गया, है ना। जैसे में हम लोग बात करें तो प्राचीन भारत में जो पत्थर का लोगों ने उस समय इस्तेमाल किया, उससे बहुत सारा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहता है कि आरंभिक मानव अपना भोजन का इंतजाम कैसे करते थे, है ना। आज भी अगर ये समाज देखना चाहते हैं तो अंडमान निकोबार में बहुत ऐसे जनजातीय समाज के लोग हैं जिनको समझिए कि आधुनिकता से कोई मतलब नहीं है। आज भी नंगे रहते हैं, आज भी वो लोग नंगे रहते हैं और सामूहिक रूप में रहते हैं। वहाँ पे आप जा नहीं सकते, बल्कि भारत का हिस्सा है आपका, वो लोग हैं, वो भारत के मूलवासी हैं, भारत उनका अपना ज़मीन है। फिर भी तो आज भी वो कंदराओं में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, आज भी वो जंगलों में शिकार करते हैं, कंदमूल इकट्ठा करके खाते हैं, आज भी वो जी रहे हैं ऐसे ही। हालांकि वो प्रतिबंधित एरिया हो जाता है, आप वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकते। ये भारत सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया, है ना। और ये जो पाषाण काल की जो हम कहानी आपको बता रहे हैं, अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो उनकी सामाजिक जो दशा है ना, सामाजिक जो व्यवहार है, वो सारा का सारा व्यवहार आज भी वहाँ पे दिख जाएगा। वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, तो वहाँ पे अगर हमें जनगणना करना होता है, क्योंकि भारत में ये है कि जनगणना सभी का करना ज़रूरी है कि हमारे भारत में कितने लोग हैं जो निवास करते हैं। हालांकि अगर बात करें तो पूरी दुनिया में हमारी जनसंख्या विश्व में नंबर 1 हो गई है, सबसे ज़्यादा हो गई है, लगभग 142 करोड़ के लमसम है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले जनजातियों का जब हम लोग जनगणना करते हैं तो हमारे अधिकारियों के द्वारा इसके तटवर्ती क्षेत्र में, है ना, समुद्रों के जो किनारे हैं, यहाँ पे फल, बहुत सारे चीज़ें रख दिए जाते थे। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो जनजाति हैं, उसको दौड़ करके जाते हैं लेने के लिए। तब वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, मतलब कुछ टेक्निक है वहाँ पे, और काउंट कर लिया जाता था कि इतने इतने लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि आप जा नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें आपको हम इसलिए बताएं ताकि पाषाण काल जब आप पढ़ेंगे तो पाषाण काल का ये कहता है यहाँ पे कि भोजन का इंतज़ाम लोग कैसे करते थे। आज भी समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल यही आधार पे ही जीते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे जंगली जानवर का शिकार करना, है ना। आज भी अफ्रीकन सोसाइटी में अगर आप जाते हैं तो बहुत ऐसे अफ्रीकन ऐसे समाज में ऐसे भी जनजाति वहाँ पे लोग हैं कि उनका जीवन ही बिल्कुल इसी आधार पे होता है। मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे ये लोग, है ना। पौधे, पत्तियाँ, फल मूल इकट्ठा करते थे और गेंडे के नीचे घर बनाकर रहने वाले को गर्तावास कहा जाता है ना। कंदराओं को, पहाड़ों को काट करके ये लोग वहाँ पे रहा करते थे। वहाँ की महिलाएं कंदमूल इकट्ठा करती थी, कंदमूल इकट्ठा करती थी, और जो पुरुष होते थे ना, पुरुष, वो शिकार करके लाते थे जंगलों से। यहाँ पे कहता है, अगला हम लोग देखेंगे, देखिए एनसीईआरटी का ये आपका फैक्ट हो जाता है। यहाँ पे कहता है कि बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, है ना, गर्तावास, साक्ष्य मिलता है गर्तावास का। और यहाँ पे देखिए शैल चित्र की अगर बात करें यहाँ पे, तो शैल चित्र का जो प्रारंभिक जो चरण है, जहाँ भीमबेटका, है ना, पूछा जाता है आपसे भीमबेटका से क्या मिला है ना। भीमबेटका से प्रथम चित्रकारी का साक्ष्य मिला है ना। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। आरंभिक मानव के औजार कैसे थे? लकड़ी, पत्थर, हड्डियों आदि के बने थे।
आरंभिक जो मानव के औजार थे पत्थर के बने होते थे, है ना, धीरे धीरे हड्डी का होने लगा, फिर लकड़ी होने लगा। शुतुरमुर्ग के अंडे से मनके बनते थे वहाँ पे। शुतुरमुर्ग के अंडे से क्या हुआ, मनके बनाए जाते थे। जैसे आगे हम लोग देखेंगे, कुरनूल की गुफाओं से राख के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब ये था कि वहाँ पे लोग आग को जलाना जानते होंगे, और हो सकता है कि भोजन का उपयोग भी वो लोग आग पर पका करके ही किया करते होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। अगला जो है चौथा चैप्टर, बुर्जा होम, जो कश्मीर में है। ज़मीन के नीचे निवास स्थल मिले हैं, और आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। मेहरगढ़ में हम लोग देखेंगे तो मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, है ना। चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। जैसे हम लोग कुछ और भी पॉइंट देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया, है ना। पालतू जानवर कौन बना, तो कुत्ता हो जाता है ना। उसके बाद कौन हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा, है ना, और बकरी हो जाता है। मेहरगढ़ के प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे थे। मेहरगढ़ में, है ना, प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक क्या थे, कमरे थे। अग्निकुंड की बात करें तो अग्निकुंड का जो प्रमाण है कालीबंगा और लोथल से मिला है। पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जा सकता है कि अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से और लोथल से होता है। अक्सर आपसे पूछा जाता है ना, कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे हो जाता है, और लोथल जो है, यह जो लोथल है भोगवा नदी के किनारे हो जाता है ना, यह भोगवा नदी के किनारे है। अक्सर सवाल पूछा जाता है आपसे, ठीक है। महान स्नानागार की अगर प्राप्ति पूछे तो महान स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से होता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। लोथल बंदरगाह स्थित है कहाँ पे, लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में हो जाता है ना, गुजरात में हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्या बताती है हमें किताबें, है ना, ये चैप्टर उसका 5वां है एनसीईआरटी की, और वेदों की संख्या इसमें 4 बताया गया, है ना। और एससीईआरटी में आप देखे होंगे कितना डिटेल्स में दिया था। एनसीईआरटी में दोनों किताबें बहुत ही अच्छी है ना, दोनों का तुलना नहीं है, दोनों अद्वितीय हैं आपके बीपीएससी के लिए और यूपीएससी से संबंधित। ये दोनों किताबें कहा जाता है पढ़ने के लिए, अगर आप पढ़ के जाते हैं तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेदों की संख्या। देखिए, प्रश्न कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बिना सिलेबस का आप कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको सिलेबस पढ़ के जाना होगा। आप अगर कितना हो अच्छा ग्रुप ज्वाइन कर लें और आपकी स्टडी और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो इसका फ़ायदा वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। फ़ायदा उन लोगों को सबसे ज़्यादा मिलता है रूम में बैठ कर के 10 से 12 घंटा अपने सिलेबस को टैकल करते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस को हैंडल करेंगे, तब जा कर के आपका मतलब समझिए कि इस एग्ज़ाम को फाइट करेंगे, है ना। तो वेदों की संख्या कितना है, 4 हो जाता है। जो सबसे पुराना, जो सबसे पहला है ऋग्वेद हो जाएगा, है ना। ऋग्वेद के बाद क्या हो जाएगा, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, 4 हो जाएंगे। सबसे पुराना वेद यहाँ पे ऋग्वेद कहता है ना, जहाँ पे 10 मंडल हो जाता है, 10 मंडल है, ठीक है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है, और वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान पुरोहित करता था। वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था, पुरोहित करता था। हिंदुओं के लिए देखिएगा, हिंदू जब राजा हुआ करते थे तो न्यायाधीश जो है, न्यायाधीश जो है वह कौन हुआ करता था, एक पुरोहित होता था, पुरोहित, है ना। और जिस तरीके से जब भारत में मुसलमानों का राज्य शुरू हुआ, तब न्यायाधीश के रूप में काजी जो मुस्लिम हुआ करते थे, वह न्यायाधीश या राज्य के प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो यहाँ पे देखेंगे वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए, और ऋग्वैदिक काल में घोड़े, है ना, लड़ाई में रथ खींचने के लिए प्रयोग किए जाते थे। हालांकि अगर देखेंगे तो पहली बार सेना में हाथी का प्रयोग जो है बिंबिसार के द्वारा किया जाता है। हर्यक वंश के जो संस्थापक है बिंबिसार, उन्होंने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया, है ना। और देखिए दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा की परिवार की भाषाएं बोली जाती है ना। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा की परिवार की भाषाएं बोली जाती है।
देखिए ऋग्वेद में ऋषि जो है, ऋषि मातंग जो है सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप यहाँ पे मिलता है। और चरक ने चरक संहिता लिखा। अक्सर ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि चरक संहिता किसने लिखा, तो चरक के द्वारा लिखा जाता है। ऋग्वेद में पुरोहित और राजा समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है ना। और वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए जन विष का प्रयोग होता है। वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए क्या कहा जाता है, जन कहिए या विष कहिए, है ना। ये पूरे समुदाय के लिए क्या होता है, प्रयोग होता है। चरक एक प्रसिद्ध वैद्य है और चरक ने चरक संहिता लिखा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे चरक ने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियों का वर्णन किया है। 360 हड्डी, है ना, 360 हड्डियों का वर्णन किया है। और ऋग्वैदिक पुरोहित का काम यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना ही था सिर्फ, ठीक है। और ये ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला हम लोग का होता है 7 नंबर, है ना। 7वां चैप्टर है नए प्रश्न और नए विचार। तो हम लोग देखे होंगे कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, है ना, गौतम बुद्ध हो जाते हैं। गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध का जो जन्म है शाक्य कुल में हुआ था, है ना। हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारा चीज़ें पढ़ा। एक रिवाइज के तौर पे देखेंगे महावीर की शिक्षा थी जियो और जीने दो। यह आपके लिए बहुत वीवीआई हो जाता है। अगर पूछिए आपसे कि जियो और जीने दो का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो सिद्धांत है किसने दिया, है ना, ये गौतम बुद्ध का, महावीर का है ना, या मखली गुसाल का है, या अजित बैठलीपुत्र का है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि यह महावीर की शिक्षा होती है ना। जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थंकर जो हैं यह महावीर स्वामी हो जाते हैं और ये 24वें तीर्थंकर है ना, 24वें तीर्थंकर हैं। बुद्ध शाक्य गण से संबंधित है। ये जो गणराज अगर पूछा जाएगा, गण पूछता है, तो ये बुद्ध जो हैं शाक्य गण से हैं। और बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया, है ना। और यही जो घटना है गौतम बुद्ध के जीवन में जो उन्होंने दिया, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे उपनिषद का अर्थ है पास आना, है ना, बैठना और फिर सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। क्योंकि अधिकतर जो देखते हैं आप, पहले लिखने की कला नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, श्रुति होते थे, यानी कि सुन करके चीज़ों को पढ़ते थे, कंठस्थ करते थे। और उसमें क्या थे, शिक्षा में क्या था, वेद को कंठस्थ करना होता था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, पास आना, यानी कि बैठना और फिर सुन करके ज्ञान को हासिल करना। बुद्ध की जो मार्ग हैं, है ना, वो मध्यम मार्ग हो जाते हैं। दुनिया में अगर हम लोग बात करें कि दुनिया में हमारे भारत में ही यह धर्म का उत्पत्ति हुआ, इस धर्म का उत्पत्ति हुआ। और दुनिया में सबसे पहला जो धर्म है जो विज्ञान और वैज्ञानिक आधार को अपने अंदर समाहित रखता है, वो बुद्ध ही है। इसलिए दुनिया में जितने भी लोगों ने बुद्ध को अपनाया वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ, उसका समाज, उसका सोसाइटी वो बहुत ही ज़्यादा विकसित किया। हमारे बिहार में, हमारे भारत में ही यह धर्म जो है धीरे धीरे पतन हो गया और सिर्फ ब्राह्मणी धर्म के वजह से ये ख़त्म हो गया, है ना। जिसमें बहुत सारे लोगों का महत्वपूर्ण, जैसे आप देखेंगे अशोक सम्राट के बाद शुंग वंश के जो सम्राट यहाँ पे गद्दी पे बैठते हैं, है ना, शुंग वंश के जो शासक हैं पुष्यमित्र शुंग ही जो ब्राह्मण वंश का पहला स्थापना करता है, उसके बाद ही इसको ख़त्म कर देता है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे बुद्ध के जो मार्ग हैं, मध्यम मार्ग या अष्टांगिक अगर मार्ग की बात करें, पूछा जाता है आपसे तो बुद्ध से संबंध हो जाएगा। महावीर जो है लिच्छवी के प्रमुख थे और अविवाहित होने की अवस्था ब्रह्मचर्य कहलाती है ना। अविवाहित होने की अवस्था क्या है, ब्रह्मचर्य कहलाती है। देखिए बुद्ध कहा जाता है कि जो ब्रह्मचर्य है वो 5वां जो महावीर का जो कड़ी है जो उन्होंने जोड़ा और ब्रह्मचर्य को डाला। और ब्रह्मचर्य के बारे में उन्होंने ये कहा कि अविवाहित होने की अवस्था ही ब्रह्मचर्य है ना। बहुत ऐसे भारत में जो साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में।
देखिए, जब किसी औरत का या कभी महिला या किसी लड़कियों का जब संसर्ग आपके मन में ही आ जाए तो आपका ब्रह्मचर्य नहीं रह जाता, है ना। और ये बहुत ही कठोर पालन करना होता है, कठोर, है ना। तो चलिए, महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और इन्होंने घर अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के किया था। महावीर ने अपना घर 30 वर्ष की अवस्था में छोड़ा, तो बुद्ध ने अपना घर जो है 29 वर्ष की अवस्था में छोड़ा, है ना, जिसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है ना। और महावीर ने इसको 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा। और जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उनको ऋषभदेव कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं महावीर हो जाते हैं, है ना। महावीर ये वास्तविक संस्थापक है। नन और भिक्षु गुफाओं में रहते हैं, ठीक है। नन और भिक्षु क्या है, गुफाओं में रहते हैं। और इस तरीके से आज हमारा ये जो है अभी छठा क्लास का जो SCERT है वो समाप्त हुआ। एक नए टॉपिक और एक नए चैप्टर के साथ हम लोग उपस्थित होते हैं, जिसमें ज्योग्राफी का बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, है ना। तो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे और वो भी शायद छठा या सातवां कुछ ऐसा है, बुक्स है ना। हम लोग देख लेते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।